नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। परेड ग्राउंड में सोमवार से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर कुछ युवा टंकी पर भी चढ़ गए हैं और उनके साथ कांग्रेस महिला के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी हैं। और शाम के वक्त ज्योति रौतेला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने समय रहते उन्हें रोक लिया और अब प्रदर्शनकारियों ने सड़क भी जाम कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया नर्सिंग स्टाफ की सीनियरिटी के हिसाब से होनी चाहिए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सोमवार से परेड ग्राउंड के अंदर नर्सिंग का लगातार प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि उनके साथ ही कुछ टंकी पे चढ़े। ज्योति रौतेला जो कि कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश की, पेट्रोल डाला, लेकिन तभी उनके साथ जो कुछ और लोग थे उन्होंने उनसे से वो पेट्रोल की बोतल जो कि आधी उनके ऊपर गिर चुकी थी वो छीन के उसे साइड किया और जो माचिस थी उनके हाथ में माचिस थी उसे भी वहां से हटा दिया गया। भले ही अब उसके बाद युवाओं में आक्रोश है। युवा अब बाहर जो परेड ग्राउंड के बाहर वाली जो सड़क है उस वहां पे बैठ गए हैं। इन लोगों की मांग थी कि जिस तरीके से पहले इनको वरीयता के आधार पर या सीनियरिटी के आधार पर इनको नौकरी मिलती थी, उसी हिसाब से मिलनी चाहिए थी, जिस कारण ये लोग लंबे समय से धरना स्थल में पहले धरना दे रहे थे। और उसके बाद कल यानी कि सोमवार को ये लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पे इनके साथी कुछ टैंकी पे चढ़े। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बरपाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और राजधानी देहरादून में आरटीओ कर्मचारी की कथित वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 द्वारा हार्डवेयर दुकान पर कथित वसूली प्रकरण को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। विभाग में आरोपी परिवहन उप निरीक्षक के वाहन चेकिंग अधिकार भी तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए हैं। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की विभागीय जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी किस मकसद से दुकान पर पहुंचा था और वसूली के आरोपों में कितनी सच्चाई है। जो हम लोगों ने इसका अवलोकन किया है और आरोपों के बारे में जानकारी प्राप्त की है तो वो गंभीर प्रकृति के प्रदर्शित होते हैं, तो उसको आज ही अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करके उसको मुख्यालय में संबद्ध किया गया है। और उसके चेकिंग करने के, जो गाड़ियों को चेक करने के अधिकार होते हैं जो वाहन सॉफ्टवेयर में, ई चालान सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, उनको सीज कर दिया गया है ताकि वो भविष्य में इस तरह की हरकत न कर पाए। उत्तराखंड में 117 मदरसों में अब सीधे तौर पर बाहरी राज्यों के बच्चों की एंट्री बैन हो गई है और इस फैसले से मुस्लिम सेवा संगठन नाराज है, जबकि चिंता उन बच्चों की भी है जिन्होंने प्रदेश में एडमिशन ले लिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड के 117 मदरसों में 50,000 से ज्यादा बच्चे बाहरी राज्यों के हैं, लेकिन अब किसी भी बाहरी राज्य के बच्चे को उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के तहत चल रहे मदरसे में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल मामले ने तब तूल पकड़ा जब पिछले दिनों जांच में पता चला कि उत्तराखंड में बिहार और दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की संख्या उत्तराखंड के बच्चों से ज्यादा पाई जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि सभी बच्चों का डाटा चेक करना संभव नहीं है, इसलिए अब सिर्फ प्रदेश के बच्चों को ही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत एडमिशन दिया जाएगा। हम लोग भी इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे कि कहीं भी जहां मदरसा चले वो पूरे नॉर्म्स के हिसाब से चले। जहां नॉर्म्स नहीं जो फॉलो करेगा उस मदरसे को शट डाउन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे। बाहरी बच्चों का प्रवेश, देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को भी बचाना है, तो मेरा मानना है कि बाहरी बच्चों का प्रवेश अब बिल्कुल प्रतिबंधित होगा, उनको नहीं लिया जाएगा। हम पहले भी इसमें ऐलान कर चुके हैं। वहीं इस मामले में मुस्लिम सेवा संगठन ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि देश के किसी भी बच्चे को किसी भी राज्य में पढ़ने का पूरा हक है। देखिए, शादाब शम्स का जो बयान है कि हम बाहरी राज्य के बच्चों को उत्तराखंड में नहीं पढ़ने देंगे, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये भारत की संघीय प्रणाली के विरुद्ध है। हिंदुस्तान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ कोई बाहरी और अंदरूनी राज्य नहीं है। सारे राज्य भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है और कहीं भी व्यवसाय कर सकता है। अगर इस तरह की बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन के जरिए से की जा रही है तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है और इसका हम विरोध करते हैं।
दरअसल पिछले दिनों बाल आयोग से लेकर हिंदूवादी संगठन ने भी इस मुद्दे को तेजी के साथ उठाया था कि बाहरी राज्यों के बच्चों को उत्तराखंड में लाकर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए 117 मदरसों में प्रदेश के बच्चों को ही एडमिशन देने का फैसला लिया है। ऐसे में बाकी 400 से ज्यादा मदरसों पर सरकार क्या स्टैंड लेगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सीएम पद की शपथ ली है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे। सीएम धामी ने कहा कि असम में पिछले 5 सालों में काफी विकास हुआ और अब अगले 5 साल में और ज्यादा तेजी के साथ विकास होगा। जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही हैं। असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने। हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी गुवाहाटी में प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मां कामाख्या की पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल ही पीएम मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी पर वो नजर आए थे। हालांकि वो जो स्कूटी कल चला रहे थे वो उनके एक कार्यकर्ता की थी, जिसे आज उन्होंने अपने घर पर ही चार्जिंग के लिए लगा रखा है। फिलहाल गणेश जोशी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते वो अपने लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ले लेंगे। साथ ही कहा कि अब अपने स्थानीय काम को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से ही वो किया करेंगे। दूसरे लोगों से भी पीएम मोदी की अपील को मानने के लिए उन्होंने कहा है। और मैंने कल ही संकल्प लिया था कि मैं अपने जो लोकल काम है, स्थानीय काम में, जैसे कहीं हम शोक में जाते हैं, किसी तेरी में जाते हैं, किसी कथा में जाते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में, तो हम स्कूटर से एक्टिवा से चलेंगे। और मैंने एक इलेक्ट्रिक एक्टिवा मंगाई है और 2 साल में अपनी भी खरीद लूंगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी स्कूटी से घूमते नजर आए। मंगलवार को प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऋषिकेश स्थित अपने विधानसभा में कामकाज निपटाया। उन्होंने तेल को बचत के लिए लोगों से भी दोपहिया वाहन प्रयोग करने की अपील की। तो मैंने भी आज सुबह से पहले, आज मंगलवार था, चूँकि मैं हनुमान जी के मंदिर गया, स्कूटर से गया, अपना जिला प्रशिक्षण शिविर रायवाला से मैं अब लौट रहा हूँ, स्कूटी से गया। और भी अभी स्थानीय कुछ जगहों पे मुझे जाना है, मैं दोपहिया वाहन से जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोने की खरीद को लेकर की गई अपील का असर ज्यादातर जगह देखने को मिल रहा है। देहरादून में कई सुनार की दुकान में ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। सोने चांदी का कारोबार करने वाले इस बात से बहुत परेशान हैं कि इसका असर आने वाले दिनों में और कितना दिखने वाला है। एक साल तक व्यापार नहीं चलेगा तो इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके परिवार कैसे चलेंगे? क्या उसके लिए कोई स्कीम उन्होंने दी? क्या उन्होंने ये कहा कि स्वर्णकार भाइयों के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी फीस कैसे जाएगी? तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग ये भी समझते हैं कि हाँ ठीक है, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए एक बड़ा स्टेप है। अगर 1 साल तक ऐसा नहीं होगा तो सैलरी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से मतलब अभी देख सकते हो आपकी वैसी रेट इतना हाई हो रखा है, काम कम चल रहा है, उसमें फिर ऐसी एक बड़ी स्टेटमेंट आना थोड़ा इम्पैक्टफुल है इस चीज़ पे।
बुधवार से वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम गढ़वाल का दौरा करेगी। गढ़वाल से बीजेपी के सांसद ने इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मांग की थी, जिसके बाद अब ये टीम गढ़वाल जाएगी। अनिल बलूनी ने बताया कि गढ़वाल में कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर उर्वरक का प्रयोग बहुत कम होता है, जहां जैविक खेती की जा सकती है। यहाँ कई ऐसे पहाड़ी उत्पाद हैं जिनकी भारी डिमांड है। वहीं टीम कई किसानों से भी मिलेगी और वाणिज्य मंत्रालय की टीम ने पहाड़ से मिलेट पर भी सर्वे करेगी कि कैसे इन प्रोडक्ट्स की मांग को और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि पिछले दिनों जब हमने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से आग्रह किया था कि जो हमारी गढ़वाल लोकसभा है, इसमें बहुत सारे पहाड़ों में ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग बहुत कम होता है, जो ऑर्गेनिक, लगभग ऑर्गेनिक जैसे हैं, तो उनको पूर्णतः ऑर्गेनिक कैसे किया जा सके, उसके लिए मैंने उनसे मदद भी मांगी थी। साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड भी है, तो हम लोगों का प्रयास था कि इनको किसी तरह से अगर जो वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से अगर वो विदेश जा सके तो हमारे जो काश्तकार हैं, जो हमारे पहाड़ के किसान हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम कल से गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रही है। वो सभी हमारे जिलाधिकारियों से भी मिलने वाली है, कुछ किसानों से भी मिलने वाली है, और जो हमारे खासतौर से मिलेट्स है या हमारी जैसे हल्दी है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी विदेशों में डिमांड हो सकती है। तो सीधा वहाँ से लेके उनको विदेश भेजने के लिए कैसे वाणिज्य मंत्रालय और जो उसकी संस्था अपेडा है उसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं, उस सब के लिए कल से ये सर्वेक्षण करेंगे, सारी एजेंसियों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, और कैसे हमारे पहाड़ के लोगों का, जो हमारे किसान हैं, उनका पूरा भविष्य इससे बदल सकता है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कल से टीम काम करेगी और जल्दी अपनी रिपोर्ट भी देगी। देहरादून के भी 18 सेंटर्स पर नीट का पेपर 3 मई को आयोजित हुआ था। पेपर कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स काफी निराश हैं और फिर से नए सिरे से तैयारी करने की बात कह रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उम्मीद थी कि पेपर पास कर लेंगे, लेकिन अब जब परीक्षा रद्द हो गई है तो पूरी तरीके से एनटीए की गलती मान रखे हैं। सुनवाते हैं आपको। इसमें क्लियरली एनटीए की गलती है कि उसे ध्यान रखना चाहिए, एंड सेकेंडली ये चीज़ दोबारा हो रही है, वापस रिपीट हो रही है, तो इसमें तो बच्चों का बहुत लॉस है, रिसोर्सेज का भी लॉस है। जो पूरे साल भर पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, एंड जो प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा, जिसने सोशल मीडिया छोड़ा है, सब छोड़ा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी आउटरीजिंग है। इस बार का पेपर अच्छा भी था और इजी भी गया था, मतलब हमारी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो इतनी मेहनत से पढ़ के भी आया था पेपर सारा, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। प्रेशर रहता है एग्जाम का और उसके बाद कैंसिल हो जाए, दोबारा से एग्जाम देना है। हाँ, मतलब प्रेशर तो काफ़ी है। अब उस टाइम हम पढ़ के गए थे, हमारा था कि हमने करा है, अच्छे से तैयारी करी है तो अच्छे से पेपर देंगे। हमें उम्मीद थी कि इस बार हो जाए, बट फिर ऊपर से तो हमारा, अब क्या कह सकते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने हरिद्वार के लंडौरा में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कैप्सूल के साथ कई प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ अब सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। और हल्द्वानी के गोलापार इलाके में शादी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात एक बारात में डीजे बजाने को लेकर झगड़ा हो गया था, लेकिन डीजे वाले ने खुद को दलित बताते हुए मारपीट का आरोप लगाया। डीजे संचालक युवकों का आरोप है कि उन्हें पानी पीने के कारण पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है और दोनों ने ही मारपीट का आरोप लगाया है। इतनी वो थी कि उनने जो है पहले ही एक अपनी टीम पूरी तैयार कर रखी थी, कम से कम 15-20 लोग थे वो तैयार कर रखी थी, जिसकी वजह से मैंने जब एक थप्पड़ मारा तो मुझे कम से कम 10 थप्पड़ एक साथ पड़े, कभी इधर से कभी उधर से। फिर उसके बाद मेरे भाई को भी देखा, उनने मेरे भाई को भी मारा, वो हमारे साथ गए हुए थे उनको भी मारा। जैसे वो भी बचे और हमें भी बचाया उन्होंने। गोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई है। उसमें दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दे दी गई है। इसमें दोनों पक्षों की एप्लीकेशंस को जांच तलब कर लिया गया है, उसमें जांच चल रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
केदारनाथ रूट पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को सीज किया है। हरियाणा के यात्री ने गाड़ी पर लाल नीली बत्ती और हूटर लगाया हुआ था। इसके साथ ही गाड़ी पर पुलिस का साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए पुलिस ने गाड़ी को कैसे सीज किया है और इसी प्रकार से कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उधम सिंह नगर के जसपुर में जमीनी विवाद पर बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। छोटा भाई घायल है। आरोपी बड़े भाई शेर अली को पुलिस ने पकड़ लिया है। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र की कृष्ण कॉलोनी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में पुलिस ने ATM बदलकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 12 ATM कार्ड और 10,700 रुपए नकद बरामद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 घोड़े संचालक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास 2 बसों और एक कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा जगदीश शिला रथ यात्रा कुमाऊं मंडल के ग्वालदम पहुंची, जहां लोगों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। माणा बॉर्डर तक चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। बागेश्वर में कपकोट के अंतिम गांव झूनी में महिलाओं ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाराती गाड़ियों की महिलाओं में चेकिंग की। शराब की बोतलें मिलने पर तोड़ी गईं। कोटद्वार में एक नामी पैथोलॉजी लैब पर बिना जांच के फर्जी रिपोर्ट देने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। चक्राता के टाइगर फॉल के आसपास 17 पेड़ असुरक्षित पाए गए जो कभी भी गिर सकते हैं। वन निगम ने पेड़ों की नीलामी के लिए 18 मई की तारीख घोषित की है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड 2 जिलों की लाइफलाइन है। साथ ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम रोड है। बावजूद इसके हाईवे अभी भी कई जगह खतरनाक बने हुए हैं। ऐसे में चुनावी साल भी इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा रखी है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 150 किलोमीटर के हाईवे को ऑल वेदर में तब्दील करने में 1500 करोड़ की धनराशि लगी, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी बॉर्डर के इस हाईवे में सब कुछ सामान्य नहीं है। स्वाला बैंड में तो 25 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट का काम हो रहा है, लेकिन दिल्ली और घाट बैंड की सूद किसी ने भी नहीं ली। घाट बैंड में तो दरकती पहाड़ी यात्रियों के लिए खतरा बनी है। हल्की बारिश में ही ये पहाड़ों में लटका मलबा दरक रहा है, लेकिन साल भर से भी पड़े मलबे को अभी तक भी हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। बार बार ये कहते हैं कि हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटकों की आवाजाही के लिए हम 24 घंटे इस रोड को सुचारू करेंगे, लेकिन आज भी इस सड़क की हालत बहुत ख़राब है। वर्तमान समय में आदि कैलाश यात्रा चल रही है, लेकिन पर्यटक अभी भी परेशान होकर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने चुनावी साल में ऑल वेदर रोड के मुद्दे को गरमाया है। चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित ये मुद्दा बिगाड़ भी सकता है। बावजूद इसके हाईवे अपने हाल में है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला ये हाईवे सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। इस हाईवे की मदद से बॉर्डर तक जवानों के साथ ही अन्य जरूरी सामान पहुंचता है। कहने को तो पूरे हाईवे को हॉट मिक्स कर मक्खन बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन डेंजर जोन का क्या होगा कोई नहीं जानता। मलबे के और स्लो प्रोडक्शन के वो आने वाले समय में टेंडर लगने के बाद उनको कार्रवाई होगी। उस वहीं हमारे जो यहाँ से टनकपुर तक का जो कई जगह ब्लैक टॉप निकल रहा है, जो बिटमिन्स निकल रहा है, उसके लिए भी हमारा प्लान तैयार हो गया है। उसकी प्रोजेक्ट DPR बन रही है, उसको हम जल्दी स्वीकृत कर देंगे। विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या गुल खिलाएगा ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन 2 जिलों की लाइफलाइन अगर पटरी पर नहीं आई तो लाखों लोगों की आबादी की दिक्कत जरूर बढ़ेगी। यही नहीं, मानसून सीजन में तो तय है कि खतरनाक बैंड यात्रियों की रफ्तार पर लगाम लगाएंगे ही।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून के डोईवाला के दुधली इलाके में जंगली हाथियों की आवाजाही का आतंक बना हुआ है। एक हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया और एक घर के बाहर लगा गेट तोड़कर चला गया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथी की पूरी हरकत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर वहां गंगा जल लेकर आते हैं। वहीं उत्तरकाशी के एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पिछले 24 सालों से लगातार गंगोत्री से गंगा जल ला रहे हैं। दिखाते हैं आपको। गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। चारों धाम। मां गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, जहां से निकलकर गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनती है और हर साल गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ती है, जो अपने साथ गंगा जल लेकर अपने घरों तक पहुंचते हैं। लेकिन उत्तरकाशी के रहने वाले अरविंद कुडियाल की आस्था कुछ अलग ही है। अरविंद साल 2003 से हर साल कपाट खुलने पर गंगोत्री धाम पहुंचते हैं और मां गंगा का जल अपने घर लेकर जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 सालों से इकट्ठा किया गया गंगा जल आज तक ना तो खराब हुआ है और ना ही इसकी शुद्धता में कोई बदलाव आया। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने और पानी के साथ पहाड़ों से आने वाले मिनरल्स के साथ इसमें पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया दूसरे बैड बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। मेरे पास विगत 2003 से लेकर और 2026 मेरे पे पिछले 24-25 साल से गंगा जल है, पर मैंने आज तक गंगा जल में कभी भी कोई भी त्रुटि और कोई भी चीज नहीं पानी है। न मेरे को साइंटिस्टों पे जाना है, न मेरे को किसी और चीज पे जाना है। मैं गंगा जी से अथाह प्रेम करता हूँ और गंगा जी पे मेरी अथाह विश्वास है और गंगा जल के बिना ही मेरा जीवन अधूरा है। गंगा जल में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 25 गुना लगभग अधिक है और इसी कारण से जो गंगा जल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। साथ ही यहाँ पर जो बहाव इसका बहुत तेज है, इस वजह से भी इसमें जो जल की गुणवत्ता है वो मेंटेन रहती है। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पाए जाने वाला जो बैक्टीरियोफेज है जो जीवाणुओं का खत्म करता है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। और ऐसा ही गंगा जल के कई रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठाने में विज्ञान भी असमर्थ है। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।